1 लाख साल पहले कम से कम 6 मानव प्रजातियां पृथ्वी पर रहा करती थी, जिसमें से केवल एक प्रजाति ही अब जिंदा है, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। आपको इस वीडियो में बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जैसे कि खुद को जिंदा रखने की इस लड़ाई में हमारी प्रजाति कैसे सफल हुई, हमारे पूर्वजों को शहरों और राज्यों को बनाने के लिए क्यों एक साथ आना पड़ा, आज हम देवताओं, राष्ट्रों और मानव अधिकारों पर कैसे विश्वास करने लगे, साथ ही पैसे का निर्माण, किताबों को लिखने की शुरुआत और कानूनों पर भरोसा करने की आदत हम में कहां से आई। ये दफ्तरशाही, टाइम टेबल और हमें कंज्यूमर बनाकर गुलाम बनाने का काम कैसे हुआ। और साथ ही इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि आने वाले समय में हमारी दुनिया कैसी होगी। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस बुक में बताए गए मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं। हम मनुष्य बहुत खास हैं। हम पूरी तरह से इस ग्रह पर हावी होते जा रहे हैं और अब हम सिर्फ पृथ्वी की सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि पृथ्वी से बाहर जाने और संभावित कॉलोनीज बनाने के लिए स्पेस में खोज कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालें और यह सोचें कि हम इतना कैसे कर पाए, यह पता लगाने के लिए हमें अपनी मानव प्रजातियों के विकास के शुरुआती समय में जाना होगा। मानव पहली बार 2.5 मिलियन साल पहले पूर्वी अफ्रीका में दिखाई दिए थे, जो कि एस्ट्रोलोपिथेकस के रूप में जाने जाने वाले महान वानरों की एक जाति के रूप में विकसित हुए थे। ये प्रारंभिक मनुष्य जैसे होमो रुडोल्फेसिस और होमो इरेक्टस ने बेहतरीन वातावरण की खोज में पूर्वी अफ्रीका को छोड़ दिया। इन नए जगहों की खोज ने इन्हें होमो के और भी रूपों में विकसित कर दिया, जिसमें यूरोप और एशिया के होमो निएंडरथैलिसिस भी शामिल थे। 3 लाख साल पहले आज का मानव होमो सेपियंस था और यह कोई पहली बार दिखाई नहीं दिया था, बल्कि यह नया था। पर इसमें कोई खास चीज नहीं थी। भले ही इनके पास बड़े दिमाग थे, वे सीधे चलते थे, उनके पास औजार थे, साथ ही बहुत ज्यादा सामाजिक भी थे, लेकिन मानव की अन्य प्रजातियां भी ऐसी ही थी। एग्जाम्पल के लिए निएंडरथल मानव शिकार करने में बेहतर थे और होमो सेपियंस की शुरुआत से बहुत पहले ही वे आग का इस्तेमाल करने लगे थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि होमो सेपियंस के पास कुछ खास ना होने के बावजूद भी वे पूरी दुनिया में फैल गए, जबकि अन्य सभी मानव प्रजातियां मर गई। क्यों? यह बात समझने के लिए 2 थ्योरी है। पहला, इंटरब्रीडिंग थ्योरी बताती है कि होमो सेपियंस मनुष्यों की अन्य प्रजातियों के साथ संभोग करने लगे, जिसमें ज्यादातर होमो निएंडरथैलिसिस थे और जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों का धीरे धीरे एक साथ विलय होता गया। इस थ्योरी के सबूत आपको आज के यूरोपीय लोगों के डीएनए में निएंडरथल डीएनए के कंटेंट्स 1 से 4% के बीच मिलेंगे, जबकि दूसरी ओर रिप्लेसमेंट थ्योरी बताती है कि होमो सेपियंस अपने बेहतर कौशल और तकनीक की बदौलत अन्य मानव प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उनके खाद्य पदार्थों को छीनकर या उन्हें मारकर अलग कर दिया गया। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी के सबसे अधिक सही होने की संभावना है? खैर, दोनों के आंशिक रूप से सही होने की अधिक संभावना है। होमो सेपियंस ने ज्यादातर अन्य प्रजातियों को विनाश के रास्ते पर ढकेला और साथ ही साथ उनके साथ हस्तक्षेप भी करता रहा। हमने अभी तक देखा कि होमो सेपियंस ने कैसे अन्य मानव प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। इस काम ने होमो सेपियंस की बढ़त में मदद की, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्या था जिसने उन्हें ये फायदे दिए। इसका जवाब होमो सेपियंस की मस्तिष्क की अनूठी संरचना में है। लगभग 70,000 साल पहले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों का मस्तिष्क कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इस रिवॉल्यूशन के साथ उनके ब्रेन पावर में बहुत से सुधार हुए, इसलिए अपनी बेहतर मस्तिष्क क्षमताओं के साथ होमो सेपियंस अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में बेहतर थे। एग्जाम्पल के लिए वे अधिक सेपियंस के समुदाय बनाने लगे। साथ ही उन्होंने शिकार उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का आविष्कार करना भी शुरू कर दिया तथा उन्होंने प्राचीन व्यापार नेटवर्क भी स्थापित करना शुरू कर दिया था। इस तरह के फायदों का मतलब ये था कि होमो सेपियंस भोजन और संसाधनों को पा सकते थे, यहाँ तक कि उनमें किसी भी मौसम को झेलने की शक्ति अन्य प्रजातियों से ज्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका पहुंचने के लिए होमो सेपियंस को साइबेरियाई मार्ग से आर्कटिक स्थितियों का सामना करने में सक्षम होना था, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर विशाल हाथियों का शिकार किया ताकि उनकी छाल से जूते और गर्म कपड़े बनाए जा सके जो उन्हें बर्फ से बचा सकते थे। ब्रेन पावर के इस रिवॉल्यूशन ने आज के मनुष्यों को दुनिया के सबसे दूर कोने तक जाने की अनुमति दी। यही कारण है कि होमो सेपियंस अफ्रीका से अपनी शुरुआत करके वे यूरोप, एशिया, अमेरिका और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। जैसे जैसे वे दुनिया भर में फैलते गए, वहाँ पहले से रह रही प्रजातियों को भी विलुप्त करते गए। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया में 50,000 साल पहले बहुत जगहों पर स्तनधारियों का निवास था जो जमीन से लगभग 20 फीट लंबे और विशाल आकार के थे।
लेकिन होमो सेपियंस के आने के कुछ हजार साल के भीतर इन जानवरों का ज्यादातर हिस्सा वहां से चला गया था। आगे चलकर होमो सेपियंस ने भाषा का आविष्कार किया। मानव भाषा थोड़ा जटिल तब हो जाता है जब किसी अन्य प्रजाति के साथ बातचीत करना हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जटिल भाषा का विकास होमो सेपियंस के वर्चस्व के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? होमो सेपियंस सामाजिक जानवर हैं। वो समुदायों में रहते थे। भाषा की वजह से समुदाय एक दूसरे से बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते थे, जिसका अर्थ है कि वे भोजन के बारे में, शिकारियों के बारे में या खुद के लिए खतरा लगने वाले समूहों के बारे में बात कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति जिसे फलों के बगीचे का पता चला है, वह भाषा का उपयोग करके ही यह बता पाता था कि वह कहाँ है। साथ ही किसी ने शिकारी से बचकर छिपने की जगह खोज ली, जिससे वे उस जगह से बाकी लोगों को चेतावनी दे सकते थे। दोनों ही मामलों में उनकी भाषा ने समुदायों को अलग अलग फायदे दिए, लेकिन शायद भाषा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक समूह के सदस्यों के बीच एक आम समझ बनाने में मदद करता है, और यही वह है जो मनुष्यों को अनूठा लाभ देता है। अन्य जानवर हैं जो मधुमक्खियों की तरह बड़ी संख्या में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इनसे सहयोग की उम्मीद करना महंगा सौदा होगा, क्योंकि नए खतरों या अवसरों को अपने पर्यावरण में बदलाव के आधार पर वे सामाजिक आदेशों को नहीं अपना सकते हैं। ऐसे जानवर भी हैं जैसे चिंपांजी, जो अधिक फ्लेक्सिबल ढंग से सहयोग कर सकते हैं। वे अपने अनुभव में बदलाव करने में अनुकूल होते हैं, लेकिन वे केवल काफी कम संख्या में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सहयोग करने के लिए उन्हें दूसरे पक्ष के साथ घुलना मिलना होगा, जो कि बड़े समूहों के लिए संभव नहीं है। एकमात्र जानवर जो फ्लेक्सिबल ढंग से और बड़ी संख्या में सहयोग कर सकता है वह है होमो सेपियंस, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम न केवल भौतिक दुनिया के बारे में जानकारी साझा करने में सक्षम हैं, साथ ही ईश्वर, इतिहास और हमारे अधिकार जैसे विचारों पर भी बात कर सकते हैं। इस बात पर गौर करें कि मानव संस्कृति की आधारशिला भी मानव दिमाग की काल्पनिक रचनाएं हैं, और यही वो बातें हैं जो किसी समुदाय को बड़े समुदाय में बदलती हैं। जबकि आप पाएंगे कि हम सभी को व्यक्तिगत रूप से जान नहीं सकते, इसलिए इन मिथकों को धर्म के साथ जोड़कर लोगों को एक पहचान दे दी गई, जिसे लोगों ने स्वतंत्रता के साथ अपनाया। और इसके संभव होने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि व्यक्तियों के समुदाय जालियों की तरह होते हैं, जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में होमो सेपियंस छोटे समूहों में रहते थे, जिसमें लगभग 150 बेहतरीन लोग ही रहते थे, लेकिन भाषा और आम मिथकों ने इनके समुदाय के आकार को तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से गांव से शहरों तक, शहरों से राज्यों तक और राज्यों से आज की ग्लोबल सोसाइटी तक हम फैल गए। हमारे अधिकांश इतिहास के लिए होमो सेपियंस ने एक घुमांतु जीवन शैली जी है, जबकि हमारे पूर्वजों के ज्यादातर लोगों ने अपना पूरा जीवन शिकार करने और वेजिटेबल्स इकट्ठा करने में बिता दिया, और बाकी होमो सेपियंस एक जगह बसने के बजाय वे बस घूमा करते थे, जो मिले वो खा लिया करते थे। लेकिन लगभग 1200 साल पहले ये सब बदल गया, जिसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो होमो सेपियंस अब तक एक जगह इकट्ठा रहकर सिर्फ शिकार करना और वेजिटेबल्स इकट्ठा करके जीवन जी रहे थे। उन्हें अब इस पर भरोसा नहीं रह गया था, इसलिए अब वे फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर रहे थे। 10,000 वर्षों के भीतर ही लगभग सभी मानव जाति ने खेती करना शुरू कर दिया। यह बात थोड़ा हैरान कर देगा कि आज तक हम खेती ही कर रहे हैं, पर इसके पीछे का राज क्या है, जानकर आप चकित रह जाओगे। ये जानकर कि हमारे पूर्वजों ने शिकार करने के बजाय खेती करना क्यों स्वीकार किया। बात अगर मेहनत की हो तो खेती बहुत अधिक समय ले रही थी। जहां एक शिकारी 4 घंटे में पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर सकता था, जबकि एक किसान को अपने खेतों में सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था और उसके बाद बेहतर खाने के साथ और भी पारिवारिक सुख मिलने पर खुश था। साथ ही वह अनाज की बहुत सी श्रृंखलाएं बना रहा था, जैसे कि गेहूं, जो पचाने के साथ साथ पोषक तत्वों और विटामिन की कमी को पूरा करने में बेहतर था। इसके अलावा मांस, नट्स, फलों और मछली के अलावा सभी सुखों को देखे तो वे भी एक शिकारी की तरह आनंद ले रहे थे। ऐसे में परिवर्तन क्यों? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले, खेती में बहुत से परिवर्तन किए गए, जो कि एक धीमा प्रोसेस था। साथ ही यह प्रोसेस कई पीढ़ियों तक चलता रहा, और फिर जब तक इतिहासकारों ने खेती के इतिहास की बात उजागर की, तब तक बहुत लेट हो चुका था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई खराबियों के बावजूद भी खेती के बहुत फायदे थे, जहां आप जमीन पर भोजन का एक बड़ा हिस्सा विकसित कर सकते थे।
और इतना अधिक भोजन का मतलब था कि मानव समाज बहुत अधिक आबादी को बनाए रख सकते हैं और इस तरह होमो सेपियंस की आबादी में विस्फोट हुआ। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के पहले का जीवन बहुत सिंपल था। यदि आपके पास कम खाना था तो आप अपने पड़ोसी से मांग सकते थे, पर ज्यादा बार वे आपकी सहायता नहीं करेंगे। इस बात में बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। अगर आपको कोई चीज चाहिए या कुछ करवाना है तो बदले में आप पर वह एहसान की तरह लद जाता था, जिससे सामने वाला कुछ मांग कर उस एहसान को उतार सकता था। लेकिन खेती के विकास के साथ एहसान की अर्थव्यवस्था एक बार्टर सिस्टम में बदल गई। इसके पीछे का कारण ये है कि खेती ने लोगों को समुदाय के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाया था। अब वे भोजन का पीछा करने के बजाय नए व्यापार विकसित कर रहे थे, जैसे लोहे और बुनाई का काम करना। भोजन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने तैयार माल का कारोबार किया। अब वो एक चाकू हो सकता है या एक फावड़ा हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसानों की आवश्यकता किसकी है। लेकिन बहुत जल्द ही वस्तु के लेन देन की अर्थव्यवस्था काफी नहीं है या लोगों को लगने लगा। जैसे जैसे व्यापारिक बाजार बढ़ता रहा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल हो गया जिसका माल आप चाहते थे और जो बदले में आपका माल चाहता था। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपने चाकू के बदले में किसान से एक सुअर पाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे जब उसके पास पहले से ही चाकू है? या क्या होगा अगर उसे चाकू की जरूरत है लेकिन अभी उसके पास सुअर नहीं है? लेकिन वह आपको भविष्य में एक सुअर देने का वादा कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वह वचन पूरा करेगा कि नहीं? ऐसी समस्याओं का जवाब होमो सेपियंस ने लगभग 3000 ईसा पूर्व में दिया, जहां वे लेखन और पैसे का विकास करने लगे। मेसोपोटामिया के सुमेरियन ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जटिल ट्रेडों के लिए आवश्यक जानकारी लेने के लिए युक्ति लगाई। लेकिन मिट्टी की गोलियों पर लोगों के लेन देन ने लोगों को हूबहू मिट्टी की गोलियां बनाने का आइडिया दिया। आगे चलकर इसे बंद कर दिया गया। लगभग उसी समय से पैसे का उपयोग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से करने लगे। इस तरह किसान सुअर लेने के लिए बेहतरीन तरीके की खोज कर चुका था, या अगर उसने किसान से सुअर लेने का वादा किया हो तो आप लेन देन के रिकॉर्ड लिख सकते थे और तारीख आने पर आप उसे पकड़ सकते थे। जैसा कि हमने अभी देखा कि लेखन और धन के आविष्कार ने आर्थिक लेन देन करना आसान बना दिया, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी करना मुश्किल हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था ने सुचारू रूप से और बेहतरीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वास्तव में जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती रही, उन्हें कंट्रोल करना कठिन हो गया। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए या हमारे चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेपियंस बुक से बताए। इस बुक के ऑथर युवल नोह हरारी हैं। इस बुक के ऑथर की 2 बुक और है जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। इन दोनों बुक की समरी या किसी और बुक की समरी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल पर कंटिन्यू बुक की समरी अब हमेशा आती रहेंगी। सेपियंस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बुक को खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। यह बुक बहुत सारी भाषाओं में भी उपलब्ध है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपकी कुछ व्यूज सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसा करने पर ही इस चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियोस की अपडेट आपको आएंगी, वरना नहीं आएंगी। देखो, नॉलेज फैलाना आपके हाथ में है। लोगों को अच्छी चीजें शेयर करने की आदत डालो। आपने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।